अस्सलाम वालेकुम। हम इसमें बात कर रहे थे अपने टेक ओवर्स और एंटी टेक ओवर डिफेंसेस पे। तो अब हम बाकी भी डिस्कशंस के ऊपर करेंगे। हम जो है वो लीवरेज बायआउट्स की भी बात करेंगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में। अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ टेक ओवर्स, जिसमें हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे कि फर्स्ट हमने उस ग्रुप की बात की है जिसमें आपने चार्टर में जो है वो चेंजेस कर दिए थे। अब हम जो सेकंड ग्रुप ऑफ टेक ओवर डिफेंसेस अमाउंट टू डिलूटिंग द रेडर्स इक्विटी। इसमें जो आपका एक्वायरर है, आप उसकी इक्विटी को डिलूट करने की कोशिश करते हैं, मीन उसकी इक्विटी की वैल्यू को कम करने की कोशिश करते हैं या उसको स्प्रेड आउट ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप चार्टर को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो रेडर्स की इक्विटी है, जो एक्वायरर की इक्विटी है, आप उसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश करेंगे, उसको डिलूट करने की, उसको स्प्रेड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे होगा? द आइडिया इज टू मेक द फर्म लेस अट्रैक्टिव टू द रेडर, perhaps at the cost of making the firm less attractive to anybody else as well। तो आप ये चाहते हैं कि जो रेडर है, जो एक्वायरर है, उसके लिए कंपनी को लेस अट्रैक्टिव बना दिया जाए एक्वायर करने के लिए। जब आप उसके लिए लेस अट्रैक्टिव करेंगे तो इसका मतलब है कि किसी भी दूसरे बंदे के लिए वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो जो एक्वायरर्स होंगे फ्यूचर में भी वो कंपनी उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। अब ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट स्ट्रेटजी इज स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसीज। Scorched earth policies. It consists in selling, possibly at a low price, assets which the raider is particularly keen on acquiring, either because they would create synergies with his own operations or because they would generate a steady flow of cash। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टेक ओवर के ऊपर कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को क्यों टेक ओवर करेगी। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस आई थी। उसमें एक ओपिनियन तो हमने ये भी कहा था कि शायद कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, कंपनी के पास ऐसी मशीन्स हैं, कंपनी के पास ऐसे प्लांट्स है, इक्विपमेंट है जो एक्वायरर के लिए बेहतर हो सकती हैं। एक्वायरर उनको यूज करना चाहता है, वो उसमें इंटरेस्टेड है, उस मशीनरी को, उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए। तो आप क्या करते हैं? मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनको ये देखते हैं कि ये कंपनी जो है वो हमें एक्वायर करना चाहती है, टेक ओवर करना चाहती है, और वो उनके बिजनेस के पॉइंट से देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट इस मशीनरी में है, इन एसेट्स में है। वो उन एसेट्स को, उन मशीनरी को लो प्राइस पे भी सेल कर देते हैं। अब जब उन्होंने उन एसेट्स को ही सेल कर दिया जिसकी वजह से एक्वायरर आ रहा था, तो वो क्या होगा? अब एक्वायरर के लिए जो है वो फर्म लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि शायद वो जो एक्वायरर था वो उस मशीनरी को यूज नहीं करना चाहते थे, मतलब उस मशीनरी का उनके अपने बिजनेस के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था। सिनर्जीज का मतलब क्या होता है? सिनर्जीज का मतलब ये था फर्स्ट पॉइंट में कि वो ऐसी मशीनरी है जो एक्वायरर की बिजनेस के साथ भी जो है वो वैल्यू एडिशन कर सकती है। सेकंड में यह है कि शायद वो मशीनरी जो है एक्वायरर के लिए यूजफुल तो नहीं थी, लेकिन उस मशीनरी की हेल्प से कैश फ्लो ज्यादा जनरेट किए जा सकते थे, स्टेडी कैश फ्लो से। क्योंकि एक्वायरर जब किसी फर्म को एक्वायर करता है तो उसने इतना फाइनेंस लगाया है, उसने इतना कैश कंज्यूम किया है, तो वहां पे उसको कैश फ्लोज चाहिए होते हैं फ्यूचर में, ताकि जो है वो जो उसने फाइनेंसिंग की है उसको भी जो है वो फुलफिल किया जा सके। Then now next move towards the third point. The next is litigation. Entering litigation against uh, entering litigation against the raider may also prove an effective deterrent। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपको एक्वायर कर रहा है आप उसके साथ लिटिगेशन में चले जाएं, आप उसके साथ जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में चले जाएं। अब अगर एक्वायरर को ये 100% भी श्योर हो कि मैं केस जो है वो विन कर लूंगा लिटिगेशन में जाके, इसके बावजूद उसके लिए जो है ना, जो एक्वायर करना होगा, जो टेक ओवर होगा, वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है? देखिए, लिटिगेशन की एक कॉस्ट है, आपको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी।
आपको उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसको जाकर विन करेंगे। तो वो कंपनी ये कहेगी इससे बेहतर ये एक्वायरर ये सोचेगा इससे बेहतर है कि मैं किसी और को टेक ओवर कर लूँ, के बजाय इसके कि मैं इसकी लिटिगेशन में चला जाऊँ। तो ये भी जो है वो एक पॉलिसी हो सकती है। लास्टली, अ वाइड वैरायटी ऑफ पॉइजन पिल्स हैव बीन कंसीव्ड। जो लास्ट इसमें पॉइंट है वो पॉइजन पिल्स हैं। मींस आप आहिस्ता आहिस्ता से जो है उसको टेक ओवर को जो है वो वीक कर रहे होंगे। अब पॉइजन पिल्स कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास? द पॉइजन पिल्स generally refer to special rights of the target shareholders to purchase additional shares at a low price or sell shares to the firm at a higher price conditionally, say on a rather acquiring a certain fraction of the target share. इस पॉइंट को काइंडली जस्ट यू हैव 1 मिनट। जी, ये हमने बात की अभी जो है जो फर्स्ट पॉइजन पिल की, इसके अंदर हमने ये कहा कि आपके पास जो टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास उनके पास जो है वो कॉल या पुट ऑप्शन होगी। कॉल या पुट ऑप्शन किस केस में होगी कि अगर जो है वो टेक ओवर थ्रेट होता है, टेक ओवर अटेम्प्ट होती है, तो वो दो काम कर सकते हैं। पहला काम वो ये कर सकते हैं कि वो अपना जो उनके पास शेयर्स हैं वो और एडिशनल शेयर परचेज कर सकते हैं एट लोअर प्राइस, या सेकंड उनके पास ऑप्शन ये है कि वो शेयर्स अपने सेल कर सकते हैं कंपनी को एट अ हायर प्राइस विच इज कंडीशनल ऑन द इवेंट ऑफ टेक ओवर। तो ये उनके पास हमारे जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आ गए। सो पॉइजन पिल्स does reduce the value of equity in the event of a takeover। तो पॉइजन पिल की वजह से क्या हुआ, आपकी इक्विटी की वैल्यू जो है वो कम हो गई जब टेक ओवर किया जाएगा। Now let's move to the next one। So popular poison pills include flip over plans which allow the shareholders to buy shares in the surviving or might firm at a substantial discount, say 50%। तो अभी जो हमने पॉइजन पिल की बात की है जिसमें हमने कहा जो उनके पास पुट या कॉल ऑप्शंस होंगे, तो अब अगर टेक ओवर हो जाता है, मर्जर हो जाता है, तो आप उनको फ्लिप ओवर प्लान दे देते हैं। फ्लिप ओवर प्लान क्या है कि जी जो मर्ज फर्म है या जो सर्वाइविंग फर्म है, शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन है कि जी वो हायर डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं आप कि जी वो 50% तक जो है वो डिस्काउंट लेके जो है अपने शेयर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। फर्दर जो एडिशनल शेयर्स की बात की है, अब ये देखें कि ये कितना बड़ा बेनिफिट जो है वो आप अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक के जो एक्वायरर है उसको कंट्रोल ना मिल सके। Managers sometimes, the second strategy is white knight। The managers sometimes look for a white knight, namely an alternative acquirer with a friendlier attitude for current management and willing to bid up the price। अब समटाइम क्या होता है, मैनेजर्स को ये फील हो रहा है कि जी उनकी कंपनी को एक्वायरर जी जो है वो परचेज कर रहा है, कि एक कंपनी जी है और वो जो है उनकी कंपनी को परचेज करने की कोशिश कर रही है, एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। अब उन्होंने तमाम पॉलिसी चेक कर ली, लेकिन उसकी वजह से भी उनकी सेविंग जो है वो नहीं हो पा रही, वो टेक ओवर को डिफेंस नहीं कर पा रहे। तो उनके पास एक स्ट्रेटजी बचती है व्हाइट नाइट। व्हाइट नाइट में क्या है, वो एक दूसरे एक्वायरर को देखेंगे, ऐसा एक्वायरर जिसका करंट मैनेजमेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। एक ऐसा एक्वायरर, एक ऐसा फाइनेंसर जिसका करंट मैनेजमेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो और वो विलिंग हो टेक ओवर करने के लिए, वो उसको आगे ले आएंगे। तो क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ द व्हाइट नाइट में डिस्करेज द रेडर। अब जो करंट एक्वायरर होगा उसको जब ये पता चलेगा कि कोई और कंपनी भी जो है वो इस कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, इसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, तो वो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएगा।
क्योंकि जब आप भी शेयर परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी भी शेयर परचेज करने की कोशिश कर रही है, तो क्या होगा, आपको हायर प्राइस पे शेयर प्राइसेस हाई होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए टेक ओवर जो है वो टफ हो जाएगा। तो ये एक वाइट नाइट की जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। एंड परहैप्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिफेंस ऑफ ऑल इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मेल और टारगेटेड ब्लॉक स्टॉक रीपरचेजेस। अब जो एक और स्ट्रेटजी जो कंपनी के पास अवेलेबल है पॉइजन पिल के तौर पे, वो ग्रीन मेल है, और ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिफेंस ये है, जिसको ये कहा जाता है कि इस डिफेंस ग्रीन मेल की वजह से शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा लॉस होता है, या कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान ग्रीन मेल की वजह से पहुंचता है। एंड व्हाट इज ग्रीन मेल? टारगेटेड ब्लॉक स्टॉक रीपरचेजेस through which the management using company money purchases at a premium the raiders block of the target stock। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप कंपनी के मैनेजमेंट क्या करती है, वो कंपनी के कैश को यूज करती है, और सर मेरा एक सवाल है। जस्ट मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं वो आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ, ग्रीन मेल की तरफ। ओके। ग्रीन मेल के अंदर कंपनी क्या करती है, ग्रीन मेल में कंपनी जो है वो कंपनी का कैश यूज करती है, मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट कंपनी का कैश यूज करती है, और वो स्टॉक रीपरचेज शुरू कर देती है। स्टॉक रीपरचेज का मतलब क्या है? स्टॉक रीपरचेज का मतलब यह है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा प्राइस पे करके शेयर्स को खुद अपने ही शेयर्स परचेज करना शुरू कर देते हैं। मीन्स हमारे पास कंपनी एबीसी है और कंपनी जी इसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, तो एबीसी के मैनेजर्स को ये फील हो गया कि ये टेक ओवर हो रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा प्राइस पे करके अपने ही शेयर्स को परचेज करना शुरू कर दिया। जब वो अपने ही शेयर्स को परचेज करना रीपरचेज करना शुरू कर देंगे, तो एक तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और दूसरा उसकी प्राइस भी जो है वो हाई होनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पे जो है वो जो एक्वायरर है, जो जो कंपनी जी जो टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, वो उसको टेक ओवर नहीं कर सकेगी। लेकिन इसका नुकसान किसे होगा? लॉस कंपनी को बियर करना पड़ेगा। आपने अपना कैश वहां पे स्टॉक ऑफ कर दिया है अपने शेयर्स के अंदर ही जो है, और अब आप बिजनेस ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे, आप वो स्टॉक जो है वो लेके बैठे हुए होंगे, तो उसका लॉन्ग टर्म में कंपनी को लॉस होगा। सो द ग्रीन मेल कैन बी व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ collusion between management and the raider at the expense of other shareholders। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन मेल एक कंफ्लिक्ट है, ये एक वॉर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है, कोलूशन है मैनेजमेंट में और एक्वायरर में। ये कोलूशन किसके दरमियान है? ये जो टसल है ये किसके दरमियान है? ये मैनेजमेंट के दरमियान है और एक्वायरर के दरमियान में है। और इसके इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? ये किसकी एक्सपेंस पे की जा रही है? किसको इसका लॉस होगा? इसका लॉस जो है वो आपके शेयर होल्डर्स को होगा। इसको हम कहते हैं ग्रीन मेल स्ट्रेटजी। Now, these are the defenses which we have just discussed about। हमने ये different two types के ऊपर बात की, हमने चार्टर डिफेंसेस पे भी बात की और हमने पॉइजन पिलर्स के ऊपर बात की। Now let's summarize this। अब हम इस पूरी डिस्कशन को जो हमने टेक ओवर डिफेंसेस की डिस्कशन की है, हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। Let us conclude this discussion of takeover institutions and strategies with a puzzle, leaving aside statutory defenses which lie outside the firm's control। अब इसमें एक तो डिफेंसेस वो हैं जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन नेशनल लेवल पे बात की, हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। One may question the process through which corporate charter, that is supermajority amendments, fair price clauses, staggered board, changes in the state of incorporation, and other defenses like green mail, litigation against the raider, poison pills come about। तो हम इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके जो कॉर्पोरेट चार्टर के चेंज डिफेंसेस है वो कैसे आते हैं, और जो आपके अदर डिफेंसेस है वो कैसे आते हैं। तो हम एक साइड पे कह रहे हैं कॉर्पोरेट चार्टर डिफेंसेस, और सेकंड साइड पे ऑल अदर डिफेंसेस। द फॉर्मर which is corporate charter defenses, the former require ratification by the shareholders,
जो कॉर्पोरेट चार्टर डिफेंसेस हैं उसकी अप्रूवल कौन देते हैं? उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर्स देते हैं। तो जैसे अभी एक सुनने में कहा था कि जी हमें चार्टर डिफेंसेस पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर्स देते हैं, और वो उस सूरत में अप्रूवल देते हैं जब उनको उसका बेनिफिट जो है वो मिल रहा होगा, कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होगा। Whereas the later are subject to board approval without shareholder ratification. तो सेकंड वाली जो ग्रीन मेल और पॉइजन पिल की मैं बात की, वो मैनेजमेंट क्यों कर सकेगी? वो मैनेजमेंट सिर्फ इस वजह से कर सकेगी कि उसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड होती। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेजमेंट उसको जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो उन डिसीजन को भी ले जाते हैं जो शायद कंपनी के लिए यूजफुल नहीं होते। तो ये हमने समराइज कर दिया। On one side is corporate charter defenses which are being approved by the shareholder, and they would be definitely in the benefit of the shareholders and the company. On the second side, all other defenses, green mail and poison pills, they are being done without the approval of the shareholders, and they are only done with the approval of the management and the board of directors. So they may not be for the best interest of the existing shareholders and the company. So, in view of the substantial conflict of interest faced by management in such matters, and of the fact that green mail and adoption of poison pills are usually greeted by a negative stock price reaction, तो यह जैसे हमने कहा कि अगर आप ग्रीन मेल करते हैं या पॉइजन पिल्स देते हैं तो उसका आपके स्टॉक प्राइस पे नेगेटिव रिएक्शन होता है, आपकी स्टॉक प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाती हैं। It is not a priori clear why board exerts so little control and why corporate charter defenses are so often approved by the shareholder. तो इस वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने जब टेक ओवर्स का थ्रेट आता है तो वो कॉर्पोरेट चार्टर डिफेंसेस को अप्रूव कर देते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि शेयर होल्डर्स ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट ने टेक ओवर के लिए रजिस्ट तो करना है, तो वो कहते हैं कि चले अगर मैनेजमेंट ने रजिस्ट करना है तो हम उनको चार्टर में चेंजेस कर देते हैं, वो अदर स्ट्रेटजीज की तरफ ना जाएं, क्योंकि अदर स्ट्रेटजीज का नुकसान किसे फेस करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को और कंपनी को। दिस रबर स्टैंपिंग ऑफ मैनेजरियल प्रपोजल्स in the matter of takeover defenses raises the question of whether they increase incumbent shareholders' wealth. For one thing, they may force the raider to bid at a higher price. तो अब देखें कंपनी ने चार्टर में चेंजेस कर दिए फॉर डिफेंसेस अगेंस्ट टेक ओवर। उन्होंने मैनेजमेंट को एक एज दे दिया, उन्होंने चार्टर के अंदर चेंजेस कर दिए कि जी टेक ओवर को रोका जा सके, डिफेंस कर दिया जाए। लेकिन अब मैनेजमेंट के पार्ट पे आता है कि मैनेजमेंट को अथॉरिटी तो मिल गई डिफेंस के लिए अगेंस्ट टेक ओवर, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? क्या अब वो उस अथॉरिटी को यूज करते हैं, उस डिफेंस को यूज करते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज किया जाए? एक तो ये काम अगर वो कर दें तो ये तो शेयर होल्डर को, कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा कि शेयर्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाए। और whether this is just another illustration of managerial entrenchment and poor corporate governance, या वो उसको भी जो है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करना शुरू कर दें, या पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पे जो है वो यूज करना शुरू कर दें। मींस हमने इस स्लाइड के अंदर ये डिस्कस किया कि कंपनी और जो शेयर होल्डर्स हैं वो चार्टर डिफेंसेस अप्रूव करते हैं ताकि मैनेजमेंट जो है वो अगर डिफेंस करना चाहे तो वो अपने उन डिफेंसेस की तरफ ना जाए जिसका शेयर होल्डर्स को या कंपनी को लॉन्ग टर्म फ्यूचर में लॉस होगा। अब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाएगा, मैनेजमेंट के भी दो एटीट्यूड हो सकते हैं कि उनको अथॉरिटी मिल गई है, चार्टर में टेक ओवर डिफेंस मिल गया है, तो अब उस वो डिफेंस को कैसे यूज करते हैं, कि क्या वो उस डिफेंस को फॉर द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर यूज करते हैं, या वो अपने ही ओन बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, या पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पे ही उसको जो है वो यूज करते हैं। Let's move to the our last part, that is leveraged buyouts. Just see first of all the definition or the explanation of the leveraged buyouts. LBOs consist in taking a firm private by purchasing its shares and allocating them to a concentrated ownership composed of management, a general partner, and other investors, the limited partner or LBO fund. अब सपोज एक पब्लिक कंपनी है और
उसको टेक ओवर की वजह से या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से, वो कंपनी की फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, उसकी वजह से मैनेजमेंट लीवरेज बाय आउट पे जाती है। अब लीवरेज बाय आउट क्या है कि आपकी एक पब्लिक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे ले जाएंगे। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे आप कैसे लेके जाएंगे? आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। आप जारी बात है कंपनी की मैनेजमेंट के पास इतना कैश नहीं होगा, आप उसके लिए कोई फाइनेंसर ढूंढेंगे, आप उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन ढूंढेंगे जो शेयर्स को परचेज करें एंड एलोकेटिंग देम टू अ कंसंट्रेटेड ओनरशिप, और आप उनको एलोकेट करेंगे लिमिटेड ओनर्स को, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स को। उसमें कौन कौन हो सकते हैं? कंपोज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को शेयर परचेज कर लेगी। अ जनरल पार्टनर, ये जनरल पार्टनर वो होगा जो कि फाइनेंस कर रहा होगा, मेजर फाइनेंसर होगा। एंड अदर इन्वेस्टर, कुछ और इन्वेस्टर भी आप मिला सकते हैं, द लिमिटेड पार्टनर्स और एलबीओ फंड। ड्यू टू द dearth of equity of the owners, the new entity is highly leveraged. अब चूंकि इसमें जो है वो कम ओनर्स हैं, नंबर ऑफ ओनर्स कम होंगे, तो इसमें इक्विटी का लेवल भी कम हो जाएगा, तो इस फर्म का लीवरेज लेवल, इसका डेट लेवल बहुत ज्यादा होगा। टिपिकली टॉप लेवल मैनेजर्स, either incumbent managers, often under the threat of a takeover, or a dissenting team, ally with an LBO specialist who brings equity of his own and also find investors to co-finance the LBO. सबसे पहले ये है कि ये लीवरेज बाय आउट होता कब है? तो जब आपके ये बेसिकली मैनेजर्स करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या उनको टेक ओवर थ्रेट है, या वो ये समझते हैं कि जो बाकी टीम है वो ठीक नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से वो डिससेटिस्फाइड है। वो क्या करते हैं? अब आप मार्केट में एलबीओ स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं जिनका काम ही लीवरेज बाय आउट्स है। वो उन एलबीओ स्पेशलिस्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं। वो एलबीओ स्पेशलिस्ट इक्विटी लेके आता है अपनी, उसके साथ साथ वो बाकी इन्वेस्टर्स को भी फाइंड आउट करता है जो को फाइनेंसिंग करें फॉर द परचेज ऑफ इक्विटी, और वो मिलके एक एलबीओ जो है वो इनिशिएट कर देते हैं। एन एलबीओ इन्वॉल्विंग करंट मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट बाय आउट। तो अगर इस एलबीओ के अंदर करंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, करंट मैनेजमेंट ने उसको किया है, तो उसको जो है वो हम मैनेजमेंट बाय आउट जो है वो उसको नेम करते हैं। मींस मैनेजमेंट ने एलबीओ स्पेशलिस्ट के साथ मिलके जो है इसको जो है वो स्टार्ट किया है। उसके बाद इधर वे the coalition acquires the outstanding shares and divides equity in roughly the following fashion. अब ये जो लिवरेज बायआउट्स होता है, इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स को एक्वायर किया जाता है और इक्विटी को इस पोर्शन के साथ डिवाइड किया जाता है। वो पोर्शन क्या हो सकता है? मैनेजमेंट रिसीव्स 10 to 30%। जो मैनेजमेंट होती है उसको 10 to 30% तक के शेयर्स परचेज करने होते हैं। एंड द बाय आउट पार्टनरशिप, namely the LBO specialist who sits on the board, and the investor pick up the remainder। तो जितना 10 to 30 में से जितना मैनेजमेंट ले लेगी, उसके बाद जो बाकी इक्विटी होगी वो जो LBO स्पेशलिस्ट है वो LBO स्पेशलिस्ट परचेज करेगा, वो बोर्ड के अंदर बैठेगा। द फ्लिप साइड ऑफ कंसंट्रेटेड ओनरशिप इज दैट द कोलिशन मस्ट आल्सो इशू अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेट। अब इसकी दूसरी साइड ये है कंसंट्रेटेड ओनरशिप की कि चूंकि वो एलबीओ स्पेशलिस्ट ने इतना पैसा तो लगा लिया, उसने वो इक्विटी निकालनी भी है, उसने फाइनेंसिंग भी करनी है, तो उसमें आप डेट का लेवल बहुत ज्यादा होगा। सो substantial managerial stock ownership is all the more important as the LBO sponsor usually has a very lean structure। और इसमें आपका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है। द स्पॉन्सर इंटरवीन्स एक्टिवली, की स्ट्रेटजी डिसीजन, इसमें जो की स्ट्रेटजी डिसीजन है वो उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर जो है वो सब कुछ लेके आता है। अब इसके बाय आउट के वर्च्यूज क्या हो सकते हैं? अब लास्ट मिनट है, जैसे तो मैं क्विकली इसको कर लूँ, फिर हम उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चनिंग के लिए सेशन दोबारा ले लेंगे। स्ट्रॉन्गर मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं फर्म मैनेजर्स के लिए,
स्ट्रांगली मॉनिटर करते हैं वो उसको एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका जनरल पार्टनर है जिसके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, एंड हाई लीवरेज, इसमें लीवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड टू सेल डिवीजन, अब उसमें जो है वो आप जो डिफरेंट डिवीजन हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मैनेजर्स को भी जो है वो चीज़ें जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं, शेयर सेल आउट